स्थिति तो और हम देखते हैं कि भयावह स्थिति है। जो राष्ट्रीय स्तर 18 छात्रों पर एक शिक्षक का, बिहार में 55 छात्रों पर एक शिक्षक है। लालू यादव जब 1990 में मंत्री बने, 5 साल के अंदर अंदर बिहार में 5 विश्वविद्यालय स्थापित करने का काम किया। 5। तेजस्वी जी जब 20वें चुनाव में आए तो उन्होंने वादा किया बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर शिक्षकों की आवश्यकता है, जो बिहार सरकार नहीं कर रही है। हमारी सरकार बनेगी तो एक कलम से हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन जब हम सरकार में आए, शामिल हुए, 5 लाख 4 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, शिक्षकों को देने का काम किया। जो पिछले 17 साल में एक भी परमानेंट नौकरी इस सरकार ने देने का काम नहीं किया, सब नियोजन में देने का काम किया। लेकिन हम लोगों की सरकार आई तो परमानेंट उस पर मिलजुल कर करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि शिक्षा विभाग के संबंध में तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2024, बिहार विनियोग संख्या 3 अधिनियम 2024 एवं बिहार विनियोग संख्या 4 अधिनियम 2024 के उपबंध के अतिरिक्त 1,538 करोड़ 25 लाख 86 हजार रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाए। इस प्रस्ताव पर राज्यपाल की सिफारिश, यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। इस मांग पर माननीय सदस्य अख्तरुल इस्लाम शाहीन से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो व्यापक है। इन पर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श कर सकते हैं। अतः माननीय सदस्य श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। करता अध्यक्ष महोदय, तृतीय अनुपूरक बजट पर दिए गए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। प्रस्ताव तो पढ़ दीजिए ना जी। प्रस्ताव आपका क्या है वो तो पढ़ दीजिए ना। कटौती प्रस्ताव तो पढ़ दीजिए। मूव करते हैं सर, मूव करते हैं, पेपर नहीं लाए सर। 10 रुपए से घटाई जाए सर, मांग करते हैं 10 रुपए से घटाई। बोलिए, अपना पक्ष रखिए। तो अनुपूरक 22 मिनट। तृतीय अनुपूरक बजट पर कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले 3-4 दिनों पहले बजट भी आया सरकार का, वार्षिक बजट, उसको भी अध्ययन करने का हम लोगों को मौका मिला। तमाम पक्ष विपक्ष के लोगों ने उस पर भी अपना वक्तव्य दिया। आज अनुपूरक बजट आया है, फिर से पैसे की मांग की जा रही है और लगातार लंबे समय से हम तमाम लोग सदन में हैं और सरकार अपनी योजनाएं बना बनाकर सदन से बड़ी बड़ी राशि की डिमांड करती है। इस बार भी 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट फिर इस बार मांगा गया है और हम लोग हर साल सदन पास करती है, लेकिन इतने पैसे 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि लगातार ये लोग लेते जा रहे हैं। आज बिहार पहुंचा कहां? बिहार किस स्थान पर पहुंचा? विकास के तमाम मानकों में और तमाम जो भारत सरकार की तमाम एजेंसियां जो जांच से रिपोर्ट देती है, चाहे नीति आयोग हो, जो तमाम इंडेक्स पैरामीटर है, उस पर जब हम लोग देखते हैं तो फिर निराशा होती है कि जो सदन इतनी बड़ी बड़ी राशि खर्च करने की इनको दे रही है पिछले लंबे समय से, लगभग 20 वर्षों से, लेकिन आज बिहार इन्हीं भारत सरकार जो इसी एनडीए का अंग है, केंद्र में भी वही सरकार का रिपोर्ट आता है तो अफसोस आता है कि बिहार इतना दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। हम लोग देखते हैं कि देश का सबसे पिछड़ा राज्य की चर्चा होती है तो हम देखते हैं कि उसमें सबसे अंतिम पायदान पे आता है कि भारत सरकार का रिपोर्ट है कि देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार आज भी है, जबकि डबल इंजन की सरकार है। उसके बावजूद दूसरी तरफ हम देखते हैं सबसे गरीब राज्य कौन है देश में, उसमें भी देखते हैं कि अभी तक हम एक पायदान भी ऊपर उठ नहीं पाए और आज भी सबसे देश का गरीब राज्य में देखते हैं बिहार का ही नाम आ जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में जब हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा शिक्षा कहाँ है, उसमें भी देखते हैं कि सबसे अंतिम पायदान पे फिसड्डी हमको शिक्षा पे बिहार ही नजर आता है। भारत सरकार की रिपोर्टों में बहुत निराशा, बहुत अफसोस आता है। हम यह देखते हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे देश में कहाँ है,
तब हम देखते हैं कि सबसे अंतिम पायदान पे बिहार का नाम आता है और सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमको बिहार में नजर आता है। सबसे ज्यादा पलायन हम देखते हैं कि पूरे देश में कहां बेरोजगारी के कारण पलायन लोग करते हैं, तब हमको नजर आता है सबसे अंतिम पायदान पे बिहार नजर आता है। तो ऐसी दुखद परिस्थिति में हम लोग को लगता है कि आखिर क्या योजनाएं सरकार बनाकर काम कर रही है, क्या जो इनकी योजना है, जो दृष्टि है, जो विजन है, क्या वह सही दिशा में काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण बिहार किसी भी मानक में ऊपर नहीं आ पा रहा है। विभाग वाइज भी हम देखते हैं, स्वास्थ्य विभाग की भी हालत देखते हैं तो स्वास्थ्य विभाग की हालत भी ऐसी है कि सदन में बैठे कोई भी व्यक्ति, चाहे मंत्री परिषद के सदस्य हो या विधानसभा के सदस्य हो, अगर किसी भी परिवार में कोई भी भगवान न करे कोई बीमारी परेशानी आती है तो सरकारी अस्पताल, चाहे कितना भी बड़ा अस्पताल जिसका नाम हो, उसमें आप ले जाना जल्दी उचित नहीं समझते हैं, आप किसी निजी संस्थान में ले जाते हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को भी आंख की छोटी सी समस्या पैदा होती है तो विदेश नहीं दूसरे प्रदेश में जाकर के इलाज का हम लोगों ने देखा, तो बड़ा अफसोस आता है कि भाई ऐसी व्यवस्था क्यों बनी हुई है। और 1000 डॉक्टर पर आबादी पर एक डॉक्टर का मानक कहता है, जो हेल्थ का जो मानक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर 2100 से भी ज्यादा आबादी पर एक डॉक्टर है। बिहार में लगभग 1,35,000 डॉक्टरों की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि बिहार में मात्र 58,000 डॉक्टर है। तो इससे भी हेल्थ सेक्टर से लेकर तमाम किसी भी सेक्टर में चले जाइए, कृषि विभाग हम लोग देखते हैं, कृषि विभाग की स्थिति कि भाई सबसे कम आमदनी पूरे देश में किस राज्य के किसानों को हो रही है। हम हरियाणा का देखते हैं, वहां पंजाब का देखते हैं, 31,000 से ज्यादा लोग प्रति माह कमाते हैं किसान। हरियाणा में देखते हैं तो 25,000 से ज्यादा लोग कमाते हैं। कई राज्यों को देखते हैं जो 25,000, 28,000, 30,000 कमाते हैं। जब बिहार का किसानों की हालत देखते हैं तो देखते हैं केवल भारत सरकार का रिपोर्ट सब है, हम इतना नहीं पढ़ रहे हैं। भारत सरकार का रिपोर्ट बताता है कि यहाँ पर 9,000 के आसपास किसानों की प्रति माह आमदनी है। ऐसी दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। तो आखिर क्या सरकार की नीति, क्या विजन, क्या दृष्टिकोण है। यह कहते हैं कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उसी तरह हम लेबर डिपार्टमेंट भारत सरकार का रिपोर्ट का अगर अध्ययन करें तो वह रिपोर्ट बताता है कि बिहार से कम 3 करोड़ 2 करोड़ 90 लाख, अभी जो उसके मंत्री हैं उन्होंने लोकसभा में अपने प्रश्न के जवाब में दिया कि 2 करोड़ 90 लाख लोग दूसरे राज्य में पलायन किए हुए हैं बिहार से। ये 3 करोड़, एक राज्य से 3 करोड़ लोग पलायन करना एक गंभीर चिंता का विषय है। और उसमें से भी यह भी रिपोर्ट दिया गया कि उसमें से 3 करोड़ में से 90% वैसे लोग हैं जो 10,000 से कम आमदनी उनकी है। और वो ऐसी स्थिति, दयनीय स्थिति लोगों की है। और हम यह देखते हैं कि भाई जो रिपोर्ट अभी एक भारत सरकार का आया, कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट भी आया कि न केवल बिहार, पूरे भारत में जो आर्थिक स्थिति, लोगों की आमदनी है दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। यह रिपोर्ट आया है एक कि भारत में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 20,000, 15,000 की कम आमदनी पर जीवन बसर पूरे भारत में कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो राशन के लिए लाइन में खड़े हैं इस देश में। इससे बस 80 करोड़ में 20 करोड़ और लोग हैं जो किसी तरह राशन आपका नहीं लेते हैं, लेकिन उनकी स्थिति भी वैसी है। तो असमानता, गरीबी और अमीरी की असमानता पिछले वर्षों बढ़ती जा रही है। यह असमानता देश के लिए घातक है। इसको दूर करने की केंद्र की सरकार कोई भी ऐसी योजना नहीं बना रही है और जिस तरह असमानता बढ़ता जा रहा है, काफी चिंता का विषय है। बिहार में भी हम लोग महसूस करते हैं कि बहुत गरीबी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा है, आमदनी बहुत कम लोगों के पास है। और एक रिपोर्ट जो आया है अभी कि भाई बिहार में गर्भवती महिलाएं जो है 63% महिलाएं जो गर्भवती हैं वो अनीमिया की शिकायत है, खून की कमी है। 63%, ये बहुत बड़ी संख्या है। और इसके लिए कोई गंभीर चिंता नहीं दिख रही है आपके किसी बजट में। कुपोषण को हम देखते हैं कि कुपोषण के मामले में 50% बिहार के बच्चे कुपोषित हैं। यह भारत सरकार का आंकड़ा बता रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट का बता रहा है। यह काफी चिंता का विषय है। नेशनल हेल्थ फैमिली का सर्वे का रिपोर्ट यह बता रहा है। उसी तरह हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में बिहार सबसे पिछड़ा है। ग्लोबल 100 इंडेक्स में हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा पिछड़ा बिहार है। तो आखिर कैसा पलायन को रोकने के मामले में सरकार ने जो बजट, अनुपूरक बजट लाया या इससे पहले जो बजट पेश किया, पलायन रोक पाने की कोई योजना उसमें नहीं दिखी कि हम उद्योग लगाएंगे ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, हम पलायन रोकेंगे, हम ये करेंगे। उसकी कोई योजना बजट में इनके नहीं है। 20 साल से लोग पलायन करते जा रहे हैं लेकिन रोकने की कोई ठोस योजना इन्होंने नहीं बनाया।
गरीबी दूर करने के लिए जिस तरह बिहार में बेतहाशा गरीबी बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए इनके बजट में कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। जबकि यह चुनावी वर्ष था, हम लोगों को उम्मीद था कि गरीबों को मदद करने के लिए कोई अच्छी योजनाएं आएगी, महिलाओं को सशक्त करने के लिए कोई योजनाएं आएगी, पलायन को रोकने के लिए कोई अच्छी योजनाएं आएंगी, उद्योग कल कारखाने लगाने के लिए कुछ योजनाएं आएंगी। लेकिन चुनावी वर्ष होने के बावजूद जो बजट है वह फीका बजट और एकदम गरीब को निराश करने वाला, हताश करने वाला बजट हम लोग देख रहे हैं। अनुपूरक बजट का ही वैसे ही हाल है। शिक्षा विभाग की जो स्थिति है, मंत्री जी बैठे हैं और उस पर उत्तर देंगे। शिक्षा विभाग की स्थिति तो और हम देखते हैं कि भयावह स्थिति है। आप जो 12 इंडिकेटर होता है नीति आयोग का, उसमें बताया गया है कि शिक्षा विभाग 36 राज्यों में 36वें स्थान पर आपका है। 100 में से 32 अंक केवल बिहार को मिलता है, मतलब कि फिसड्डी हो जाता है। अन्य राज्य की स्थिति इससे बेहतर है। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा जो निरक्षर लोग हैं, मतलब 67% लोग ही केवल साक्षर हैं जो अपने नाम लिख सकते हैं। अभी भी इस दौर में, इस युग में 30 से 35% लोग ऐसे हैं जो अपना नाम नहीं बिहार में लिख सकते हैं और 50% ऐसे लोग हैं जो किसी चीज को पढ़ नहीं सकते हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। उसी तरह हम यह देखते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन में आप जाइए तो पूरी 64% बिहार में 64% लोग जो है पढ़ाई छोड़ रहे हैं सेकेंडरी में, और 35वें स्थान पर हैं। 83% बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिएगा 81% स्कूलों में आपके कंप्यूटर बिहार में नहीं है। ये सब भारत सरकार के तमाम संस्थानों का आंकड़ा हम बता रहे हैं। देश में 34वें स्थान पर है कंप्यूटर एजुकेशन के मामले में। छात्र शिक्षा के अनुपात में भी देश में सबसे फिसड्डी है। आप 36वें स्थान पर हैं, जो होना चाहिए। जो राष्ट्रीय स्तर 18 छात्रों पर एक शिक्षक का, बिहार में 55 छात्रों पर एक शिक्षक है। अभी ये भारत सरकार की रिपोर्ट को हटा दीजिए, आप अभी जो बिहार में जातिगत जनगणना और सर्वे हुआ है, अगर उसका अध्ययन कीजिएगा तो भयावह स्थिति है। आप देखेंगे कि उसमें मैट्रिक तक की पढ़ाई के मामले में जो है, उसमें देखिएगा तो SC 11% मात्र है जो मैट्रिक करता है। उसी तरह आप इंटर का जाइए, इंटर में हम लोग देखते हैं तो अनुसूचित जाति के 5% बच्चे केवल इंटर पास हैं और अति पिछड़ा के केवल 7% बच्चे इंटर पास हैं। आप स्नातक में जाइएगा तो और विस्फोटक स्थिति है। अनुसूचित जाति के केवल 3% बच्चे ही हमारे स्नातक कर रहे हैं। अति पिछड़ा में जाइएगा तो केवल 4% बच्चे ही स्नातक कर रहे हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है। यह सरकार कहती है कि हम गरीबों, दलितों, अति पिछड़ों के कल्याण की बात करते हैं। आखिर हमने 500 करोड़ रुपया खर्च के जातिगत जनगणना कराया गया, सर्वे कराया गया इस उद्देश्य के लिए कि जो भी कमियां हैं उसको दूर किया जाएगा। आज 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया रिपोर्ट आए हुए, उसके बावजूद सरकार ने उस दलितों की शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए कोई ऐसी कार्य योजना नहीं बनाई। और अति पिछड़ा जो केवल 4% हमारे बच्चे ही ग्रेजुएशन कर पा रहे हैं, अति पिछड़ा, उनके लिए भी कोई कार्य योजना नहीं बना पाई है। उसी तरह अन्य OBC और मुस्लिम समाज की स्थिति भी और बद से बदतर है, जो शिक्षा में बिल्कुल बहुत दूर खड़े हुए हैं। और जब हम लोगों की सरकार थी तो हमारा प्रयास था, लोग कहते हैं उस समय काम नहीं हुआ। लालू यादव जब 1990 में मंत्री बने, 5 साल के अंदर अंदर बिहार में 5 विश्वविद्यालय स्थापित करने का काम किया, 5 विश्वविद्यालय स्थापित करने का काम किया। हम नाम बता देते हैं, BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में 92 में खोला, JP यूनिवर्सिटी छपरा में 1990 में खोला, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा में 1992 में खोला, मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी 1992 में खोला, सिद्धू कोन्हो यूनिवर्सिटी जो दुमका में, जो आज झारखंड में हो गया है, उसको 92 में खोला, बिनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में 1993 में खोला। 6 यूनिवर्सिटी की स्थापना उस सीमित संसाधन में हमारी सरकार लालू प्रसाद जी ने करने का काम किया था। उस जमाने में जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो 40,000 सरकारी शिक्षकों को बहाल करने का काम किया था, लेक्चरों को बड़े पैमाने पर बहाल करने का काम किया था। और अभी के हम ये देखते हैं कि अभी हमारे नेता, युवा नेता तेजस्वी जी जब 20वें चुनाव में आए तो उन्होंने वादा किया कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर शिक्षकों की आवश्यकता है, जो बिहार सरकार नहीं कर रही है। हमारी सरकार बनेगी तो एक कलम से हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, जिसका इन लोगों ने मजाक उड़ाया। लेकिन हम लोग जब भी गठबंधन में आए तो लोग कहते थे क्या संभव है, 10 लाख सरकारी नौकरी कैसे दिया जा सकता है, पैसा कहां से आएगा। लेकिन जब हम सरकार में आए, शामिल हुए, 5 लाख 4 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, शिक्षकों को देने का काम किया, वो भी परमानेंट, जो पिछले 17 साल में एक भी परमानेंट नौकरी इस सरकार ने देने का काम नहीं किया, सब नियोजन में देने का काम किया। लेकिन हम लोगों की सरकार आई तो परमानेंट उस पर मिलजुल कर करने का काम किया। और दूसरी तरफ ऐतिहासिक काम हुआ, दूसरी तरफ 5 लाख
जो नियोजित शिक्षक थे वह परमानेंट करने की मांग करते थे। यह सरकार के मंत्री जो वित्त मंत्री होते थे वह कहते थे कि भगवान भी धरती पर उतर जाए तो नियोजित शिक्षकों को परमानेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन बिहार के युवा नेता तेजस्वी यादव ने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो तमाम नियोजित शिक्षकों को हम परमानेंट करने का काम करेंगे। तब भी इन लोगों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन 17 महीने की सरकार बनी तो बड़े पैमाने पर नौकरी का भी जो कमिटमेंट था उस पर भी हम लोगों ने काम किया और जो 17 साल से जो लोग लड़ रहे थे नियोजित शिक्षक लोग परमानेंट करने की उस दिशा में काम हमारा आगे बढ़ा। इस तरह हम लोगों ने करने का काम किया। इन लोगों के पास विजन दृष्टि की कमी के कारण ये तो नहीं कर पाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जातिगत जनगणना हम लोग कराना चाह रहे थे। किस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया। प्रधानमंत्री से लोग जाकर के मिले, पूरे बिहार के तमाम दल के नेता जाकर के मिले, उन्होंने इनकार कर दिया। हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना और आरक्षण के पक्ष में नहीं रहती है, लेकिन हम लोगों ने बिहार में जातिगत जनगणना कराकर आरक्षण के दायरे को बढ़ाया, अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़े को आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का काम किया। लेकिन 9वीं सूची में नहीं डाला गया। 9वीं सूची में जबकि 254 ऐसे संशोधन है जिसको 9वीं सूची में डाल देने के कारण तब जो संवैधानिक जो तरीका है, जो न्यायपालिका की जो व्यवस्था है समीक्षा का, उससे वो बाहर आ जाता है। लेकिन पता नहीं क्या इन लोगों को आपत्ति है कि 9वीं सूची में नहीं डाला। अन्य राज्यों में 264 ऐसे संशोधन है जिसको डाला गया, लेकिन बिहार में बढ़े हुए आरक्षण जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है अनुसूचित जाति का, अति पिछड़े और पिछड़े समाज का। बड़े पैमाने पर जो नौकरियां की प्रक्रिया चल रही है, अगर वो लागू रहता हमारा बिहार में बढ़ाया हुआ आरक्षण 65% तो कम से कम इन लोगों का होता। आज इन लोगों के नकारात्मक रवैये के कारण और 9वीं सूची में नहीं डालने के कारण और जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के मिली भगत से बड़े पैमाने पर दलित अति पिछड़ों का नुकसान हो रहा है। इस बहाली में 16% सीधा नुकसान हो रहा है। इसका जिम्मेदारी ये लोग को उठाना चाहिए। और हम लोग देखते हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण की व्यवस्था देखी जानी चाहिए थी। लेकिन आज जो बिहार के तमाम विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो लिया जा रहा है उसमें बिल्कुल भी इसका नहीं ख्याल किया जा रहा है और वहां पर आरक्षण नहीं लागू है। निजी क्षेत्रों में भी जो आप ले रहे हैं, जो नौकरियां हो रही है चारों तरफ, उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे ताकि दलित समाज अति पिछड़े समाज के लोग और खासकर महिलाएं इसमें आ सके। इन सब चीजों पर सरकार का एकदम नकारात्मक रवैया है और इस पर हम चाहेंगे कि मंत्री जी को इस पर भी वक्तव्य देना चाहिए। डोमिसाइल नीति पर भी इन लोगों का रवैया बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। हम लोग का मानना है कि देश में बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। बड़े पैमाने पर हमारे बेरोजगार लोग हैं यहाँ पड़े हुए हैं और दूसरे प्रदेश के लोगों को नौकरी दे रहे हैं, यहाँ बेचारे बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि बिहार सरकार डोमिसाइल नीति भी लागू करे। कई समस्याएं हैं जो हम संक्षेप करना चाहेंगे क्योंकि आप समय भी हमको कम दीजिएगा और बहुत सारे लोगों को जितना समय आपकी पार्टी ने आपका आवंटित किया है उतना पूरा समय देंगे आप। लेकिन अब केवल आपके पास 4 मिनट और बचा है। हम ये देख रहे हैं कि मदरसा शिक्षक का आप पिछले सत्र में भी वादा किए कि हम इसको 1 महीना में दे देंगे। सारा इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपके टेबल पे साल भर से पड़ा हुआ है। किस तरह आपके विभाग के लोग काम करते हैं, किस तरह आपका मदरसा बोर्ड में आपने किस तरह काम कर रहा है और उसका साल भर से किसी को वेतन नहीं मिल रहा है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट पड़ा हुआ है, भुखमरी के कारण पड़ा है। हम आप अभी भी कहे कि 1 महीना के बाद हम चाहेंगे कि इतना लापरवाही बरतने वाले स्थिति में कैसे सरकार चल सकती है जो इतनी लापरवाही करे। उर्दू टीचर के भी कई मामले हैं जो उनको भी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। गेस्ट टीचर लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभी भी हम देखते हैं कि अभी भी वो लोग गर्दनी बाग में आंदोलन करते हैं। उनका समायोजन किया जाना चाहिए और 10-10 साल का उन लोगों के पास लोग काम कर रहे हैं, उनको भी आप अपने इस व्यवस्था में शामिल कीजिए, उन लोगों को समायोजित कीजिए। गेस्ट टीचरों को बीपीएससी के छात्र लगातार मार खा रहे हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार को कोई भी संवेदनशीलता नहीं है कि उनको बुलाएं, उनके लोगों को बुलाएं, उनसे वार्ता करें, उनकी समस्याओं को सुने, उनकी मांगों को सुने। और बीपीएससी के छात्रों को भी उसी तरह छोड़ करके रखा है। तो हम लोग इन तमाम चीजों को देख रहे हैं। रात्रि प्रहरी को हम लोग देखा स्कूलों में कि उनको जो 5,000 रुपया 6,000 रुपया दिया जाता है, उनको भी कम से कम लेबर एक्ट के हिसाब से कुछ एक सम्मानजनक भी उनको रात्रि प्रहरी को मिलना चाहिए। हम लोग देखते हैं जो टीचरों की बहाली हुई है उसमें भी लोगों महिलाओं को दूसरे जिला में जाकर काम करना पड़ता है। उन लोगों पर भी कोई स्पष्ट नहीं है कि भाई वो लोग अपने ब्लॉक में रह करके आसान से अगल बगल में ब्लॉक में रह कर सके। एफिलिएटेड कॉलेज और टीचिंग और नॉन टीचिंग जो स्टाफ है, एफिलिएटेड कॉलेज में टीचिंग और नॉन टीचिंग जो स्टाफ है जो सेवानिवृत्त हो गए,
और उसके बाद आप बहाली उसमें नहीं होने दे रहे हैं, जिसके कारण अब वो कॉलेज चले तो कैसे चले, 10 साल गुजर गया, सारे लोग बहाल हो गए, उसमें ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि वो बहाल कर सकें। दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूएंट और जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जहां पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां पर आवश्यकता अनुसार पीजी की पढ़ाई को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हम देखते हैं क्या समस्तीपुर के बच्चे पीजी की पढ़ाई पढ़ने के लिए दरभंगा और मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। जो तमाम कॉलेजेस हैं उसमें जहां है वहां आप संख्या उसकी बढ़ा दीजिए, और जहां पर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर पीजी की पढ़ाई आपको शुरू कराई जाए, चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट हो चाहे एफिलिएटेड हो। तो इस तरह की समस्या को भी ध्यान में देने की आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारे 2 मिनट और है आपके पास, 2 मिनट। एक आध 2 मिनट बोलिए, 1 मिनट का जी 2 मिनट बोलिए। तो हम हमारे क्षेत्र में भी हम लोग देखते हैं कि कई स्कूल बिल्डिंग वगैरह का, एक ताजपुर में बागी स्कूल है, जितवारपुर में श्री कृष्णा उच्च विद्यालय है, उसी तरह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चकनूर में है, और संत कबीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरिशंकरी में है, उसी तरह निर्पुर में उच्च विद्यालय है। वह कहीं पर कोई बिल्डिंग नहीं है, बच्चे कितने हैं और बैठने की कोई जगह नहीं है, आप वहां पर नहीं दे पा रहे हैं। कई बार लिखा पढ़ी कर चुके हैं विभाग में। उसी तरह उत्तर माध्यमिक विद्यालय बिशनपुर चले जाइए, उत्तर माध्यमिक विद्यालय रहीमपुर उदौली चले जाइए, मोहनपुर चले जाइए, उस तमाम जगहों पर कहीं भवन की स्थिति नहीं है, उत्क्रमित हो गया है और वहां पर भवन नहीं है, और बच्चे वहां पर बैठने की जगह नहीं है। और मिडिल स्कूल है, 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया। लगातार हम लोग विभाग के स्तर पर लिखा पढ़ी करने का प्रयास करते हैं आप और समाप्त करने करिए। का काम करते हैं। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, हमने लगातार देखा है कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, और ऐसे भी श्री कृष्ण जी का एक उपदेश बोलते हुए अपनी बात को हम खत्म करेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि धरती पर आने का जब उद्देश्य पूरा हो जाए, जिस पद पर तुम बैठे हो तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो जाए, उसके बाद उस पद को रिक्त कर देना चाहिए और नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देनी चाहिए ताकि नया समाज का निर्माण हो सके। 20 साल आपका पूरा हुआ, 20 साल में आपका जो क्षमता था, जो नजरिया था, जो आपकी सोच उसको पूरा कर दिया। अब आप नए पीढ़ी को मौका दीजिए, नए पीढ़ी को मौका दीजिए ताकि नया निर्माण हो सके। इन्हीं चंद बातों के साथ, वरना इन्हीं चंद बातों के साथ अध्यक्ष जी का हम धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री प्रमोद कुमार।